आप मान लो कि यहाँ अब किसी के मन में उल्टा ले लो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, एम्पियर सर्किट ला के क्या एप्लीकेशंस करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं? आपके पास 5 डेरिवेशंस आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, बी ड्यू टू द हॉलो पाइप और सॉलिड पाइप, और दूसरा आपके पास सोलेनॉइड, एंड लास्ट क्या आएगी, टोरॉइड। तो हमें ये सारी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसके रिजल्ट सारे फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आपके पास एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है। क्या बोला था उनके अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है और इसके किसी पॉइंट पे, यानी आप किसी पर्टिकुलर आर लेंथ पे एक लूप लेते हो, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे लेंथ एलिमेंट का जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो लूप है इसके ऊपर, ये लूप और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ये अंदर जितना भी चार्ज है, ये बिल्कुल कुछ कुछ गॉस के जैसा है, लेकिन ये अलग चीज़ है। गॉस का क्या था, 3D में क्लोजिंग था। फाई जो आपके पास था वो क्या था, क्यू बाई क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। ऐसा ही इनका है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो इसका स्टेटमेंट भी यही होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट ऑन अ लूप और ऑन अ इमेजिनरी लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। कौन सा करंट, इनक्लोज, कौन सा, अंदर वाला करंट। अगर आपके पास यहाँ पे और 2-4 करंट अगर ऐसे दिया जाए, ऐसे दिया जाए, तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू लेना है। तो बी डॉट डी एल इजकल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू आई की जो भी वैल्यू है आपके पास, I1 I2 I3 सारी वैल्यू ले लेना है, और कुछ प्लस में होगी और कुछ माइनस में। तो आई नेट लेना होगा। आई नेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपवर्ड मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। तो देखो यहाँ आपको टोटल करंट कितनी है, आप 2 और 8 कितना हो गया, 10, और नीचे कितना हो गया, 3, तो टोटल 7 बचा। तो 7 अपवर्ड के हिसाब से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो चलते हैं जरा फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट बी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, है ना। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, पी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और वायर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट। कैसा वायर होना चाहिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लेकिन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट, स्ट्रेट वायर, है ना। तो हम लोग एक वायर लेते हैं, और इससे पहले इसके रिजल्ट को हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, तो इसका जो रिजल्ट होता है, यहाँ से किसी आर लेंथ पर अगर यहाँ पे बी की वैल्यू निकालो, तो आपके पास आती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू क्या आता है, आर। ये आपके पास रिजल्ट होता है, और ये इसमें करंट है, और ये वाली वैल्यू आर है, और ये लेंथ आपके पास होगी यहाँ से किसी आर लेंथ पर। ओके, तो ये वैल्यू अगर इसका आप ग्राफ भी बनाना चाहो, तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, बी वर्सेस अगर आप आर ग्राफ बनाओगे, तो ये आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वी और आर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो बी और आर यानी एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये फॉर्मेट होगा एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैटेगरी का, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका नेम भी हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब यहाँ पे आई क्या है, करंट, आर क्या है आपके पास पोजीशन किस पॉइंट पे, और वी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना। अब चलते हैं यहाँ कहाँ पे, रिजल्ट की तरफ। तो प्रूविंग देखो, आई क्या है, करंट लिख लेते हैं हम लोग। आई यहाँ पे क्या है, करंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यही हमें फाइंड आउट करना था। आर क्या है, पोजीशन। अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन अगर निकालना हो, तो डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास क्या मेथड होता है, राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। अब राइट हैंड थंब रूल का जो रूल होता है वो क्या होता है, डी एल क्रॉस आर, क्योंकि ये सारे रूल किसको, बायोट के हिसाब से जब हमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, तो हम लगाएंगे क्या, डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर का मतलब हुआ कि डी एल ऑन द वायर एंड आर ये होगा, तो डी एल क्रॉस आर, यानी इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो फील्ड होगी वो अंदर को होगी, यानी इनसाइड क्रॉस कर दिया। क्रॉस मतलब कहाँ होता है, इनसाइड। चलो जरा ड्राइव करते हैं इसको, कहाँ से आया होगा देखो। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट
आपके पास जो करंट है इस वायर में, और यहाँ से किसी पर्टिकुलर लेंथ पर आप क्या ले लोगे, एक लूप आप कंसिडर कर लोगे। अब इसके यहाँ पे किसी एक सेगमेंट पर, क्योंकि ये कर्व है, आप जब भी इस लूप पे जाओगे तो हर पॉइंट पे क्या होगा, कर्व मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो यहाँ एक सर्कल है, तो कोई भी सेक्शन लोगे आप, छोटा या बड़ा, तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, एक आर्क मिलेगा। तो आप जैसे ही इस पॉइंट पे आओगे तो इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जब आप इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसका, लेंथ का, तो आपके पास छोटा लेंथ मिलेगा dl। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो v डॉट डी एल इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब इस पर्टिकुलर केस में देखो यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड है वो कहाँ पे होगी, अंदर को होगी, क्योंकि डायरेक्शन हमें यहाँ से पता चल जा रहा, और आपके पास जो dl है वो उसी की डायरेक्शन में आपने लेना है। तो b इंटू डी एल, और कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज मतलब पूरे लूप के अक्रॉस इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास ये ऐसे समझ लो कि लूप का dl एलिमेंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, दोनों उसी साइड है, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, dl क्रॉस r पर। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब किसी के मन में उल्टा ले लें तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि दूसरे बार करंट डाउन होगा तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो वो घूम फिर के आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, dl क्रॉस r, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, तो b इंटू डी एल की जो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन लगाओगे तो आपके पास आएगा म्यू नॉट इंटू आई। अब आपके पास b, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि आप ना लेंथ बदल रहे हो, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो लेंथ सेम है, और उसका करंट भी क्या है सेम, तो लेंथ और करंट सेम है, और मीडियम में नहीं बदला गया तो फील्ड क्या रहेगी सेम। तो आपके पास केवल और केवल क्या होगा, लेंथ बदलेगा dl, इसका टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा और काम कर लो, और वो काम क्या करना है आपको, dl की वैल्यू लिख दो, और dl क्या होगा, लेंथ क्यू, ये जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इंटीग्रेशन चलेगा तो सरकमफेरेंस आएगा। तो b इंटू क्या बन जाएगा 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या हो गया आई। तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी किसकी, b की, जो b की वैल्यू आ रही है वो आपके पास फाइंड आउट होके कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू आर। ये आपके पास क्या आ गया, b मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यही हमें प्रूव करना था। तो पहला रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। अगला रिजल्ट है आपके पास, जो आपके पास सेकेंड है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो पाइप। अभी इंसुलेटर वाला नहीं होगा, ये कंडक्टिंग होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। कैसा पाइप है, कंडक्टिंग, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दो हॉलो और कंडक्टिंग पाइप, और ये पाइप ना, तो इसके अगर आप रिजल्ट की बात करो तो यहाँ पे आपके पास कितने रिजल्ट मिलते हैं, 3 रिजल्ट मिलते हैं। पहला अंदर, दूसरा सरफेस पर, और तीसरा उसके बाहर। हमारे पास जो रिजल्ट लिखने का अंदाज होता है वो क्या है, इसको ए कह दो, इसको बी और इसको सी। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या कह दो आप, आर कह दो। तो हम लोग एट ए एट बी और एट सी, सबसे पहले सी के लिए समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर आप आर ले लो और इस पाइप को एक वायर के जैसा मान लो, तो आपके पास पिछला वाला रिजल्ट आ जाएगा, और वही इसका रिजल्ट होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जो सी पॉइंट है वो कैसे लिख सकते हो, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर से ज़्यादा होगा, यानी सरफेस के बाहर होगा। यही पॉइंट अगर यहाँ तक आ जाए तो आपके पास यही रिजल्ट फिर से उसी में कन्वर्ट होगा, यानी वायर में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ऑफ आर। यानी कंप्लीटली हम क्या मानेंगे कि हमारा जो वायर है वो कहाँ पर है,
वो सेंटर पे है, यानी पाइप ना समझ के इसको क्या समझ सकते हैं हम, वायर समझ सकते हैं। और तीसरा रिजल्ट क्या होगा आपके पास, बी इजकल टू म्यू नॉट। लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम जब यहाँ पे लूपिंग ड्राइव करने जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई आपके पास जीरो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास ये 3 रिजल्ट होंगे। इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाने चाहें तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा तो ये क्या एक्सेस क्या होगी आपके पास, फील्ड वर्सेस क्या रहेगा, आर रहेगा। तो जीरो, जब तक आप कैपिटल आर तक नहीं पहुंच जाते तब तक कोई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और यहाँ के बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ फिर से क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि पिछले वाले रिजल्ट को ही फॉलो कर रहा। ओके, तो चलो यार प्रूव करते हैं इसको, कहाँ से प्रूव होगा ये। तो जैसा पिछला वाला डेरिवेशन था बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट प्रूव करेंगे, कौन सा, सी वाला। और जब सी वाला प्रूव होगा तो बी एंड ए आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे एट सी। तो सबसे पहले बात करते हैं सी की। तो सी पे जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास ये रहा पाइप, और जो पाइप है उसके साथ हम एक लूप लेंगे यहाँ पे, जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखोगे, एम्पियर के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। और जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसको आप ओपन कर दो तो ये लेंथ फिर से इसके ऊपर आएगा, क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट सी, दैट इज आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यही पॉइंट अगर हम लोग किसके लिए लेते, फॉर बी के लिए लेते, छोटा आर इक्वल टू बड़ा आर यानी सरफेस पर लेते, तो बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। बस जहाँ पे छोटा आर है वहाँ पे क्या कर देंगे, बड़ा आर, क्योंकि ये जो आपके पास रेडियस है वो एग्जैक्टली यहाँ से यहीं इसके जस्ट ऊपर होगी। यानी डायग्राम अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि ये वाला पॉइंट है और इसके ऊपर ही हमने क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया जिसका रेडियस क्या बन गया, यानी ये वाला पॉइंट जो स्मॉल आर है वो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर। तो ये आपके पास बी के लिए हो गया। एट सी के लिए क्या होगा, सी के लिए जब जाओगे तो यहां तो आपके पास ठीक है, आपके पास डेरिवेशन क्या होगा, यहाँ पे इसका स्टेप ये होगा कि हमने जो लूप लिए वो अंदर लेना पड़ेगा, और जो लूप हम अंदर लेंगे उसके अंदर करंट क्या होगा, यानी ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ कुछ भी होता रहे, तो इधर जीरो है तो वी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। तो ए बी और सी तीनों पॉइंट पे अंदर जीरो, सरफेस पे के लिए और सरफेस के बाहर हम ऐसा समझ लेंगे कि एक वायर के जैसा बिहेव कर रहा है, और वायर की जो फील्ड होगी वही यहाँ पे होगी। बाकी डायरेक्शन के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे करंट अपवर्ड है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पे फील्ड इनवर्ड होगी और इस पे फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि आप क्या लगाओगे, डीएल क्रॉस आर, ये अंदर को फील्ड होगी, ऊपर नहीं होगी, अंदर, यानी क्रॉस यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे आउट होगा यानी डॉट। तो चलते हैं रिजल्ट नंबर किस पर, 3 पर। तो रिजल्ट नंबर 3 जो है हमारे पास वो किसका है, दो थर्ड जो है आपके पास, बी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग पाइप, यानी जो पाइप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड और कंडक्टिंग, यानी जो पिछला रिजल्ट है वही रिजल्ट होगा। लेकिन एक रिजल्ट यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि अभी तक वो कैसा था, हॉलो था, अब वो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। तो रिजल्ट में थोड़ा वेरिएशन आएगा। ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला,
तो ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। आप अगर लिखते हो एट ए, एट बी, एट सी, तो बी और सी के रिजल्ट वही है, बाहर वाला पॉइंट है तो वही रिजल्ट आएगा। यानी फिर से हम क्या मानेंगे कि जो हमारा पाइप है वो वायर के जैसा है, और वायर कहाँ पे रखा है, एक्सिस पर। तो म्यू नॉट आई बाई क्या रिजल्ट बनेगा, 2 पाई ऑफ आर। इसके लिए क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ऑफ आर, लेकिन कैपिटल आर। इसके लिए आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर, सॉरी आर इसमें इक्वल टू होगा, लेस देन नहीं होगा। वी सरफेस वाला पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, आर इज लेस देन आर। अब इसके इसमें फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हमारा बी और सी का रिजल्ट तो पिछला वाला ही रिजल्ट है, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पिछला वाला आता है, उससे पहले वायर वाला आता है, तो ये दोनों तो वही है। केवल हम लोग ये प्रूव कर लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ए के लिए हमें चलना होगा, और फिर हम लोग इसके रिजल्ट के हिसाब से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ए वाले पॉइंट के लिए। तो हम लोग ए वाले पॉइंट पे अगर डिस्कशन करें तो आपको क्या लेना होगा, एक गॉसियन सरफेस, सॉरी एक सरफेस लेनी होगी जो कि इस तरीके से, गॉसियन नहीं, यहाँ पे गॉसियन नहीं होती, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, एक सरफेस है जो कि इमेजिनरी है। और इस सरफेस को जो हम लेंगे तो ये सरफेस कहाँ पे आएगी, इस सरफेस पे डीएल आएगा आपको अंदर को, क्यों करंट आपने राइज अप किया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फाइंड आउट करें तो बी डॉट डी एल हम लोग डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये आपने क्या लिया, एक लूप लिया और यहाँ पे करंट पास हो रहा है। इस लूप के अंदर से करंट जो पास हो रहा होगा, यहाँ पे करंट आई है और यहाँ पे करंट आई डैश है, क्योंकि हर एक सेक्शन ये सॉलिड है, पूरा सॉलिड मटेरियल है, तो सबसे करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो बी डी एल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब आई डैश की वैल्यू निकालनी होगी, तो b इंटू क्या बन जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि फिर से इसी के ऊपर इंटीग्रेट, म्यू नॉट टाइम्स। अब आई डैश क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया निकालना होगा। तो हम कहेंगे करंट आई कितने में था, इसका रेडियस आपने आर लिया तो पाई आर स्क्वायर में करंट था। ये हुआ करंट पर यूनिट एरिया, यानी करंट डेंसिटी। और कितने एरिया का चाहिए आपको, उस एरिया का जिसका रेडियस कितना हो आर, तो इसका एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ये आपके पास बिल्कुल वैसा ही है। ये करंट ऑफ ये वाला जो हिस्सा है ये बना हुआ है करंट पर यूनिट एरिया। इसको जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओ, ये है आपके पास क्या, करंट पर यूनिट एरिया। और जितने एरिया से चाहिए, हमें कौन से एरिया से चाहिए, जिसका रेडियस क्या हो आर, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका आईडीएस बन जाएगा। तो बस हो गया डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस रीअरेंज करना। तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो यहाँ से यहाँ कट गया है, तो नीचे बचा आर स्क्वायर इंटू क्या बचा, बड़ा आर स्क्वायर। अब एक आर देखो कट गया, तो बी इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा आर। अब ध्यान से देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू लिखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, यही रिजल्ट है। इसको स्क्वायर कर दो और ऊपर आर छोटा डाल दो, बस उसके जैसा ही है। तो जब हम बी वर्सेस आर की बात करेंगे तो पहले आपके पास क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, वही वाला ग्राफ होगा जो पुराना वाला है, ये ग्राफ बनेगा। ये आपके पास क्या बन गया, बी वर्सेस आर ग्राफ हो गया।
तो बी वर्सेस आर जो ग्राफ आया वो आपके पास ये कैपिटल आर पॉइंट है, ये 0 कॉमा क्या होगा 0, तो ये आपके पास क्या हो गया। बाकी लेट एंड ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से जो बी वाला पॉइंट है और जो सी वाला पॉइंट है ये आपको पाई बाय के सेम रहेगा। इसमें बस इसके लिए और इसके लिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये का, तो 10 कितने का आएगा इंटू 10 लीटर कर देंगे, 5 लीटर कितने का आएगा इंटू 5 कर लेंगे। तो ये करंट ऑफ वन एरिया है, ये क्या है करंट पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया का करंट इतना है और हमें कितने एरिया में चाहिए, ये वाले एरिया से रिक्वायर्ड है, तो आंसर आ गया। ओके, तो हम लोग चलते हैं एक और स्टेप आगे। नेक्स्ट अगला आपके पास क्या है, सोलेनॉइड। तो फोर्थ पे चलते हैं और फोर्थ वाला क्या है, वी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो सोलेनॉइड का रिजल्ट है उसके लिए हमें इसको प्रूव करना होगा। और सोलेनॉइड का डेरिवेशन जरा ध्यान से समझना, सोलेनॉइड का जो डेरिवेशन होता है वो इतना इजी नहीं होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ज़रा देखो यहाँ पे, ये रही आपके पास सोलेनॉइड, हम लोग क्या करेंगे ये लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं और इस सोलेनॉइड को क्या कर लेंगे, यहाँ से कहीं से बंद कर लेंगे। अब सोलेनॉइड की अगर बात करो आप, तो यहाँ पे जितने टर्म इसके अंदर आए होंगे यानी टर्न जो चक्कर होगा उतने के अक्रॉस हम क्या लगा सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब कैसे अप्लाई होगा, जरा ध्यान से देखो, आपके पास ए बी सी और डी, ये आपने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। हम लूप किसी भी तरीके का ले सकते, हमारे पास रूल क्या है, रूल कहता है कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। अब इसमें पता नहीं कितने टर्न अंदर आए होंगे, तो ये लूप को हम बड़ा कर दे तो सारे टर्न आ जाएंगे, तो कॉमनली क्या कह सकते हैं एन टर्न होंगे। तो हम आई की जगह क्या लिख लें यहाँ पे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई टोटल करंट, I1 I2 सबका सम NI, क्योंकि वही करंट क्या हो रहा घूम के आगे जा रहा। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये 4 वे में लिखा जाएगा, किसके साथ, B डॉट डी एल ऑफ ए बी प्लस B डॉट डी एल ऑफ बी सी प्लस B डॉट डी एल ऑफ सी डी प्लस B डॉट डी एल ऑफ ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो यहाँ आप मान लो कि यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे कोई इंसान है और उसके रिस्पेक्ट में जो करंट है वो आप चाहे तो क्लॉकवाइज मान लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो जिसको जैसा ठीक लगे हम ऐसा मान लेते हैं कि करंट अंदर जा रहा है। और करंट अगर इस यहाँ पे अगर अंदर करंट जाएगा तो ये करंट इस तरीके से जाएगा, और ये करंट का अगर ये वाला डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन आप देखो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आप वहाँ से देख रहे हो और इसके अंदर कोई चीज़ अंदर जाए तो ये करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ऐसे घूम घूम के अंदर जाएगा जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यानी करंट क्लॉकवाइज हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए।
तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि करंट क्लॉकवाइज है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, लेकिन समझना होगा कि करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्या फ़ायदा होगा। देखो ज़रा, इसी सोलेनॉइड को अगर हम दोबारा बनाएं कि इसका ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला बॉटम वाला, यानी टॉप वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा, इसको अगर ध्यान से देखो तो जब आप टॉप वाले हिस्से पे जाओगे और करंट आप कह रहे हो कि आपके पास करंट कैसा है, इसके रिस्पेक्ट में करंट क्लॉकवाइज है, तो करंट अंदर से बाहर आ रहा होगा। यानी अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें अपर पॉइंट को और बॉटम को, तो हम क्या पाएंगे, तो करंट अंदर से बाहर आ रहा है, यानी ऊपर डॉट बनेगा आपका, और जितने ऊपर डॉट होंगे उतना ही अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट बाहर आएगा वही करंट अंदर जाएगा, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी ये आपके पास सोलेनॉइड है, कुछ चीज़ यहाँ बोर्ड के बाहर होगी, कुछ बोर्ड के अंदर होगी, लेकिन बोर्ड के प्लेन में जो होगा ये करंट बाहर को आ रहा होगा, यानी अपर पॉइंट पे क्या होगा, बाहर को आ रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। अब किसी ने अगर एंटी क्लॉकवाइज मानता है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी ऊपर क्रॉस हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, डॉट। यानी एक साइड से करंट निकलेगा और दूसरी साइड से करंट एंट्री मारेगा, क्योंकि साइकिल में वो पूरा सर्कुलर करंट है, तो इस तरीके से घूमता जाएगा। अब ये पॉइंट हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, इस चीज़ को समझो। हमारे पास जो BC और AD है ना, यहाँ पे तो हम सीधा कह देंगे कि लेंथ एलिमेंट यहाँ पे है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर को होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी किसी भी कॉइल की वो क्या रहेगी, कॉइल से, यानी वो कॉइल का एक अगर आप चक्कर लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी, कहीं यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, तो वो कॉइल से 90 डिग्री पे होगा। तो आप क्या पाओगे कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इस वाली लाइन जो BC सेक्शन है, इससे लेंथ से कितने डिग्री का एंगल बना गई, वो 90 डिग्री का। BC और आपके पास कौन सा D है, यानी BC और ये वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा कौन सा, AD, ये वाला हिस्सा, दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये जीरो होने के पीछे इनका रीज़न क्या है, रीज़न आपको लिखना होगा। इसका रीज़न इसका ये है कि दोनों में जो फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल बन गया वो 90 का बन गया, और 90 का अगर एंगल बन गया तो ये आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया, खत्म हो गया, आप डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं अगले स्टेप में। तो हम लोग इसको जीरो कर लेते हैं और इसको भी जीरो कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट एन का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे म्यू नॉट ऑफ एन इंटू आई। अब हम लोग कहाँ पे हैं, BDL ऑफ CD। अब हम लोग CD का रिजल्ट भी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल हो क्या रहा है कि यहाँ पे जीरो है नहीं, लेकिन हमें जीरो मानना होगा। ऐसा इसलिए कि देखो यहाँ ये वाला वायर है, यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये डायग्राम है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करो, तो ये वायर बाहर को पॉइंट ऊपर है, तो इसकी फील्ड DL क्रॉस R, इसकी फील्ड कहाँ आएगी आपके पास, इधर पे आएगी, B। यानी ये जो हमारे पास करंट था जो बाहर आता, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे टॉप पे करंट फील्ड इधर आ रही, और जो करंट नीचे जा रहा इसकी वजह से फील्ड हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगी, ये आपके पास क्या होगा, B। अब इसको 1 पॉइंट कह दो, इसको 2 कह दो, तो 1 की वजह से जो ऊपर फील्ड आ रही है वो V1 इधर आ रही है, ये V2 आ रही। अब हमारा जो लेंथ एलिमेंट है वो इधर, और फील्ड भी हमारी है तो इधर ही आ रही है या फिर इधर आ रही है, तो आंसर जीरो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। यही आपको समझना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों फील्ड की, इनकी जो फील्ड है वो अपोजिट तो आ गई, अपने आप ही आ जाएगी, लेकिन हम इन दोनों फील्ड को इक्वल मान लेते हैं। और इक्वल तभी हो सकता है जब ये वाली लेंथ क्या रहा जाए, यानी ये लेंथ बहुत ही कम रखी जाए, क्योंकि कम लेंथ होगा तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तो वो फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि दो वेक्टर उल्टे और अपोजिट बैठे हैं। यानी दो वेक्टर कैसे हैं, एक अपोजिट है और एक की वैल्यू 10 और एक की 11, तो जीरो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये कभी नहीं होगा। लेकिन हम वहाँ पे क्या, हमारा ये अजम्पशन होता है कि ये जो सोलेनॉइड है वो क्या है आपके पास, थिन सोलेनॉइड है, इसकी जो रेडियस है वो बहुत कम होनी चाहिए, टाइटली बॉन्डेड होना चाहिए। तो जब हम ऐसा मानेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को फिर से समझा देता हूँ। एक वायर जो बाहर करंट ला रहा है और वही वायर नीचे अंदर ला रहा है, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। लेकिन हम ये गैप अगर कम मान लें तो ये फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट तो डायरेक्शन में हो ही गई, लेकिन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम। और ये सिर्फ हमारा क्या होगा, अजम्पशन होगा। इसलिए
ये दोनों तो जीरो हो गए क्योंकि 90 एंगल पाया गया, और ये जीरो इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत क्लोजली बाउंडेड है, यानी जो फील्ड है वो क्या हो गई, सेम। इसलिए आंसर यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, केवल एक हिस्सा बचेगा। अब अंदर वाले पॉइंट पे क्या होगा, एक ही फील्ड है और एक ही लेंथ है, तो इधर होगा। तो बस अगला केवल और केवल आपके पास कौन सा इनसाइड वाला पॉइंट की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अब डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ आएगी आपके पास, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। इसको हम नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ये आपके पास क्या हो गया, सोलेनॉइड की फील्ड आ गई एट द एक्सिस, यानी ये कहाँ पर है, उसकी एक्सिस पर। अब यही रिजल्ट अगर आप कहाँ पे लगाते हो, एंड पे लगाते हो, तो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाता है, यानी म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो ये रिजल्ट आपके डेरिवेशन में नहीं है, तो इसकी हम लोग बात नहीं करते, लेकिन किसी को अगर करना हो तो कर सकते हो, म्यू नॉट एन आई बाई क्या हो जाएगा, टू। लेकिन उसके डेरिवेशन की बात नहीं करते क्योंकि वो अलग तरीके से जाएगा। लेकिन फिलहाल सोलेनॉइड की जो फील्ड होती है फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, और उसके जो एक्सेस पर फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई, ये एक्सेस पर है, एंड पर नहीं है, और ये लॉन्ग सोलेनॉइड होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास एक और पॉइंट है, यानी आपके पास ये कौन सा पॉइंट आ गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पे चलेंगे, और यहाँ पे सोलेनॉइड की जो फील्ड है वो किस साइड है, डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, अलोंग द एक्सिस। अब एक्सिस में दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो वो अंदर को होगी एक्सिस में जहाँ से आप देख रहे हैं, या फिर इस साइड या फिर इस साइड। यानी आपके पास हमेशा मैग्नेटिक में डायरेक्शन क्या होती है, उस प्लेन से क्या रहेगी, जिस लूप होगी जहाँ पे, उससे क्या 90 डिग्री पे बनेगी। तो यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी कहना ठीक नहीं है, बट ये समझो जो प्लेन ऑफ लूप होगा उससे कितने 90 डिग्री पे जाएगी, और अलोंग द एक्सिस होगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास डेरिवेशन होगा वो किसका होगा, बी ड्यू टू टोरॉइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो टोरॉइड आपके सिलेबस में क्या किया गया, इधर उधर किया गया है, नहीं रखा गया। लेकिन जैसा रिजल्ट आपके पास सोलेनॉइड का है, वैसे ही रिजल्ट किसका होगा, टोरॉइड का होगा। और टोरॉइड के केस में हम लोग अगर फील्ड फाइंड आउट करना चाहें, तो हमारे पास जो फील्ड होगा वो बिल्कुल वैसा ही जाएगा जैसा कि हमारे पास क्या गया है, सोलेनॉइड का। तो टोरॉइड क्या होती है, आपके पास जो सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड को पकड़ो और इसके दोनों एंड क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो आपके पास ये क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। ओके, अब देखो यहाँ तो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाता हूँ इसका, टोरॉइड का इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये उतना अच्छा नहीं बन पाया, हम लोग जरा थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं, आ जाओ भाई, और जरा टोरॉइड बन जाओ। ये आपके पास एक टोरॉइड होगा। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस लेंगे जो कि मिड से पास होगी। हमें फाइंड आउट करना है क्या, बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या ले लेंगे, आर। और इस पे हम लोग अगर क्या लिखने जाएं, फिर से एम्पियर सर्किट लॉ, वी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आई। लेकिन एन टर्न होंगे तो एन आई। लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे तो डीएल को, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा। अब डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उस रिंग के ऊपर है, इसे हम क्या लिख देंगे, इसका रिंग जो रेड कलर में दिखाया गया, इसका लेंथ जो आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, 2 पाई आर। तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। इसको यहाँ भेज दो, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। यहाँ पे इसको ओपन n/l मत करना, क्योंकि लेंथ अलग चीज़ है। जब इसको ओपन करोगे तो लेंथ अलग चीज़ है, ये लेंथ नहीं, ये क्या आएगा। कई बार हमारे पास रेडियस गिवन होती है, एक रेडियस इनर होगा इसका और एक रेडियस क्या होगा आउटर। तो इसको आप r1 कह सकते हो, इसको r2 कह सकते हो। तो r क्या होगा, इन दोनों का एवरेज हम ले सकते हैं, r1 प्लस r2 बाई क्या ले सकते हैं 2। अब देखो यहाँ पे फिर से अगर आप r के वर्सेस ग्राफ बनाना चाहो तो इसका ग्राफ भी क्या होगा आपके पास, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, b और r। इससे पहले वाले रिजल्ट पे चलो चलते हैं। सोलेनॉइड के केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, सोलेनॉइड के केस में हमारे पास जो रिजल्ट आया था v = μ0 ni। अब ये आपके पास कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अगर सब कांस्टेंट हो तो आपके पास v वर्सेस n या i या r कुछ भी लोगे तो फील्ड क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। लेकिन कब, जब करंट भी कांस्टेंट हो और क्या ये भी कांस्टेंट हो, तो आपके पास फील्ड का रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट है उसके हिसाब से क्या आ जाएगी वैल्यू, कांस्टेंट। अब डिपेंड करता है कौन सा टर्म आप क्या करा रहे हो, वेरी करा रहे हो। जो टर्म वेरी कराओगे उस हिसाब से रिजल्ट क्या कर जाएगा आपका, वेरी कर जाएगा। ओके, तो ये आपके पास एप्लीकेशन हुए किसके, एम्पियर सर्कुलर लॉ के। थैंक यू सो मच।